नमस्कार दोस्तों स्टडी मेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जा रहे हैं बात करने भारत में हायर एजुकेशन की यानी उच्च शिक्षा की। दोस्तों चाहे केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा हो या फिर डीएसएसबी की परीक्षा हो या फिर नेट की परीक्षा हो या फिर कोई अन्य परीक्षा हो, उसमें इस टॉपिक से कोई ना कोई सवाल ज़रूर पूछता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम भारत में हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ने, उसके बारे में जानकारी लेने। दोस्तों इस टॉपिक को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पार्ट 1 यानी कि आज़ादी से पूर्व जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी उपक्रम चलाए जाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पार्ट 2 यानी कि आज़ादी के बाद जो भी उपक्रम चलाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जो भी योजनाएं आती हैं, जो भी आयोग आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो पार्ट 3 है मित्रों, जो पार्ट 3 है उसमें कोठारी आयोग से लेकर के सन 2019 में तक जो भी शिक्षा संबंधित योजनाएं बनाई गई हैं, जो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ज़रा हेडिंग देखिए कि एवोल्यूशन ऑफ द हायर एजुकेशन लर्निंग एंड रिसर्च बिफोर इंडिया इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी से पहले क्या क्या एकेडमिक फील्ड में क्या क्या काम होते हैं, हम उसके बारे में करके पढ़ेंगे एवं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखा है, ज़रा उसको भी आप पढ़ लीजिए। बड़ी अच्छी मैंने बात लिखी है कि 1850 तक भारत में गुरुकुलों की प्रथा चलती आ रही थी, परंतु मैकाले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा के संक्रमण के कारण भारत में प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का अंत हुआ और भारत में कई गुरुकुलों को तोड़ दिया गया और उसके स्थान पर कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल खोल दिए गए। दोस्तों बिल्कुल ही सही बात बोली गई है। भारत में जो उच्च शिक्षा है वो आज़ादी से मतलब किसी भी अंग्रेजी शासन के आने से पहले, किसी भी मुग़ल काल के आने से पहले, यहाँ तक कि पहले के समय में महिला भी शिक्षिका हुआ करते थे। यदि आप वेदों को पढ़ेंगे तो आपको जानने में, यजुर्वेद को आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगे कि वहाँ पर 2 प्रकार की शिक्षिकाएं हुआ करते थे। एक को बोला जाता था सतोवधू एवं दूसरे को बोला जाता था ब्रह्मवादिनी। सतोवधू का अर्थ ये हुआ करता था कि वो महिला जो प्राइमरी स्कूल टीचर हो, और ब्रह्मवादिनी का मतलब ये हुआ करता था कि जो महिला हायर एजुकेटर हो, यानी उच्च शिक्षा देती हो। खैर हम ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बस हम जा रहे हैं ये बातें करने की किस प्रकार से हमारी जो संस्कृति है उसका विनाश हुआ है। अब हम जा रहे हैं आगे पढ़ने। दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा हो, हाँ, यहाँ मैंने 2 पार्ट में इसको बांटा है। हाँ, पार्ट 1 और पार्ट 2, हायर एजुकेशन इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस एरा एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी से पहले एवं आज़ादी के बाद। और येलो कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है वो लिखा हुआ है बिफोर इंडिपेंडेंस। आज हम इसी के बारे में जा रहे हैं बात करने। और आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये आपको पार्ट 1 भी दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाँ, ये कुछ अधिनियम है, ज़रा इसको ना आप देख लीजिए और इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, ये आपके काम आएगा। क्या क्या अधिनियम है ज़रा मैं पढ़ देता हूँ आपको। चार्टर अधिनियम 1813, अल्फिस्टन रिपोर्ट 1823, मैकाले रिपोर्ट 1857 और वुड डिस्पैच 1854 और हंटर आयोग। ज़रा आप इसको आप दोस्तों नोट कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है विश्वविद्यालय आयोग 1902, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1905, शैक्षणिक नीति संकल्प 1913 1913, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917। आगे चलते हैं दोस्तों, आप इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, हंटर समिति 1929 और अबोट वुड रिपोर्ट 1937, वर्धा शिक्षा योजना 1937, सार्जेंट की योजना 1914। तो दोस्तों कुल मिला के मेरी समझ से 13 अधिनियम थे आज़ादी से पहले। 1-2 और भी होंगे तो वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होंगे। आप आगे सबसे पहले हम जा रहे हैं बात करें चार्टर्ड अधिनियम के बारे में 1813 में। दोस्तों जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको मैंने अलग अलग कलर से यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, तो इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी और नोट करने में भी आसानी होगी। बहुत ढेर सारी बातें आप पहले से जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे और वो इम्पॉर्टेंट है तो वो उसको मैंने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर हाईलाइट कर रखा है। मैंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो छोड़ी हो आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पढ़ते एक बार मैं थोड़ा पढ़ के आपको बता देता हूँ। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ब्रिटिश भारत में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार आरंभ हुआ तथा इसके तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म के प्रचार की अनुमति दे दी गई। इसके परिणाम स्वरूप 1813 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, जो
जो बाद में के दिनों में 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना और बाद में वही प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के रूप में सामने आया। और दोस्तों एक बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अंग्रेज़ों का एक बहुत बड़ा मिथक है कि वो जो बाइबल की शिक्षा है वो बहुत ही ज़्यादा आधुनिक है, और वो ऐसा मानते हैं। मैं आपको आगे मैकाले की शिक्षा नीति में बताऊंगा कि मैकाले का एक बहुत बड़ा अहंकार था। वो ये इन बातों को कहा करता था कि भारत में जितनी भी किताबें हैं, भारत की यदि पूरी किताबों को लेकर के आओ और यूरोप की किताबों के से उसकी तुलना की जाए, यूरोप के साहित्य से उसकी तुलना की जाए, तो भारत भर की जो टोटल किताबें हैं, टोटल किताबों का ज्ञान है वो यूरोप की केवल एक अलमारी में आ सकता है। ऐसा वो बोला करता था। वो बहुत ही ज़्यादा अहंकारी हुआ करता था। और बाइबल की मान्यताओं के आधार पे आधुनिक शिक्षा वाली जो बात है वो भी बहुत ही ज़्यादा मिथक है। बाइबल एक मिथ है, एक धार्मिक किताब है, वो किसी भी प्रकार से विज्ञान नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक प्रतिस्पर्धा के तौर पे के परिणाम स्वरूप प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रख करके कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई और यहीं से आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ती है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद एल्फिंस्टन रिपोर्ट है दोस्तों। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने की नहीं है, जो जानने की चीज़ें उसको मैंने हाईलाइट कर रखा, फिर मैं पढ़ देता हूँ आपकी सहजता के लिए। इस रिपोर्ट में जिला परीक्षा अधिकारी की नियुक्ति, स्कूल पर्यवेक्षकों और शिक्षकों के प्रति प्रशिक्षण की अनुशंसा की गई है। 1834 में बम्बई में एल्फिंस्टन संस्थान की स्थापना की गई, जिसका कार्य उच्च शिक्षा क्षेत्र में नए घटनाक्रम को शामिल करते हुए शिक्षण कार्य निर्धारित करना था। बिल्कुल यही जो रेड कलर से आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट है कि जिसका कार्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए घटनाक्रम को शामिल करना था। यानी अंग्रेजी शासन काल में नए नए प्रकार के ज्ञान विज्ञान भी सामने आ रहे थे, ढेर सारी चीज़ों का आविष्कार हो रहा था औपनिवेशिक काल में, जिसका जो असली जो हित है वो अंग्रेज़ों का ही हित हुआ करता था। ठीक है, तो उन चीज़ों को सिलेबस में डालने को लेकर के था। आगे चलते हैं। मैकाले रिपोर्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैकाले रिपोर्ट मैं थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ देता हूँ, फिर मैं इसकी आलोचना भी करूँगा। कि ब्रिटिश सरकार के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले ने अपनी रिपोर्ट में धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित पश्चिमी देशों की शिक्षा पद्धति के समान तथा सदियों पुराने पूर्वाग्रहों से मुक्ति एवं शिक्षा प्रणाली की अनुशंसा की। मैकाले ने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो आपके जानने की चीज़ है वो ये है कि मैकाले ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी? वो ये थी कि लोगों को अंग्रेजी में शिक्षा देना, एक क्लर्क ग्रेड को तैयार करना। ये क्लर्क ग्रेड वो हुआ करते थे जो अंग्रेज़ों के लिए काम किया करते थे और वो कभी भी ऊंचे पदों पे नहीं जा सकते थे। वो अंग्रेजी सीख करके उनके नीचे ही पदों के लिए वो आसानी से काम करें, उनके हित के लिए काम करें, उनके प्रशासन को चलाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करें। यही उनकी आधुनिक शिक्षा कहलाई, यही मैकाले की आधुनिक शिक्षा है। और दूसरी जो बात है कि धर्मनिरपेक्षता की, ये जितनी भी बातें हैं वो भी कहीं भी पचने के लायक नहीं, क्योंकि मैकाले ही वो व्यक्ति होता है जो एक तरफ आधुनिक शिक्षा की तरफदारी करता है और दूसरी तरफ वो यह बात बोलता है कि प्रत्येक स्कूल में, शैक्षणिक संस्था में बाइबल को कंपलसरी कर दिया जाना चाहिए। यानी एक रिलीजियस बुक है, जो ईसाई रिलीजियस बुक है, उसको पढ़ना उस समय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हुआ करता था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चलिए कुछ और चीज़ें जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, मैकाले रिपोर्ट में पश्चिमवादी अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को एक ऐसा वर्ग तैयार करना जिसमें से औपनिवेशिक सरकार को निचले वर्ग के कर्मचारी मिल सकें, जिससे कि ब्रिटिश सरकार का शासन आसान हो सके। बिल्कुल ये बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई है। इस रिपोर्ट ने भारत की परंपरागत देसी शिक्षा प्रणाली को ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के विपरीत किया। मैकाले रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने 1837 में अंग्रेजी को सरकारी भाषा बना दिया तथा सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य कर दिया। यही उनकी आधुनिकता थी। मुझे लगता है आपको दोस्तों सारी बातें समझ में आ ही गई होंगी, मैंने सारी बातें बता दी हैं। मैं आपको लॉर्ड मैकाले के बारे में एक बात बताऊं कि प्रोफेसर रमन बिहारी लिखते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने प्रोफेसर रमन बिहारी की बुक है, मेरठ यूनिवर्सिटी की है, उसमें उन्होंने बड़ा साफ साफ लिखा है कि लॉर्ड मैकाले जो है वो एक अपने पिता को, अपने बाप को, अपने फादर को एक पत्र लिखता है। उसमें वो साफ साफ लिखता है कि कुछ दिनों में वो इस प्रकार की शिक्षा पद्धति को लागू करेगा कि भारत में जो लोग हैं वो मूर्ति पूजा को भूल जाएंगे और वो अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे, वो अपने सभ्यता को भूल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो लॉर्ड मैकाले है उसका भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के ऊपर एक बहुत बड़ा
कुठाराघात था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चलिए उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वुड डिस्पैच। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है। उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, लेकिन फिर भी हम आगे चलते हैं। बोर्ड ऑफ द कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में भारत में उच्च शिक्षा के विकास के लिए एक समिति का गठन किया गया। सर चार्ल्स वुड नाम के इसे वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। यह उच्च शिक्षा के विषय पर पहली नीति थी। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच की प्रमुख अनुशंसा निम्नलिखित है। कुछ बातें हैं जिसको वुड ने कहा है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ देते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा मित्रों, ज़रा आप उसको ध्यान से देख लीजिए। सरकार पाश्चात्य शिक्षा, दर्शन, विज्ञान, कला और साहित्य के प्रसार करे। उच्च शिक्षा माध्यम अंग्रेजी तथा निचले स्तर के लिए मातृभाषा को प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाए तथा उसके ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज की स्थापना की जाए। वुड क्या कहते हैं? वुड ये बात बोलते हैं कि जो भी दर्शन है, विज्ञान है, कला है, वो पाश्चात्य सभ्यता के ऊपर आधारित होनी चाहिए। सरकारी नौकरियों में काम करने वाले जो लोग हैं, जो क्लर्क ग्रेड के लोग हैं, उनके लिए अंग्रेज़ी होनी चाहिए। और जो सबसे नीचे का जो तकबा है वो माध्यमिक स्तर पर वो हिंदी होना चाहिए। यानी हिंदी मतलब क्या बोलते हैं, जो मातृभाषा है, जो रीजनल जो लैंग्वेज है वो होनी चाहिए। क्योंकि वो अगर नहीं होगा तो, क्योंकि जो कुछ इंडियन हैं जो एज ए क्लर्क काम कर रहे थे, वो क्या बोलते थे, हिंदी भाषी के बीच में यानी भारतीयों के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में एक मध्यस्थता का काम कर रहे थे, जिससे कि अंग्रेज़ों को काम करने में सुलभता होती थी, आसानी होती थी। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक बात उन्होंने और बोली थी कि एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल से संबंधित कॉलेज की स्थापना। हाँ, ऐसे संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए, ऐसे स्कूल कॉलेज हों जिसमें कि अंग्रेज़ों के लिए भी सुलभता हो, भारतीयों के लिए भी सुलभता हो, केवल भारतीयों को ध्यान नहीं। अगला जो है वो दोस्तों है हंटर आयोग है, 1882 से 1883, सभी इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ। 1854 ईस्वी के बाद में शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति के मूल्यांकन के लिए 1882 में लॉर्ड रिपन ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसका कार्य था प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए उपाय बताना था। हाँ, प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या क्या काम किए जाने चाहिए, उसके लिए उन्होंने ढेर सारे उपाय बताए हैं। दोस्तों प्राथमिक शिक्षा भी कोई भारतीय शिक्षा नहीं थी उस समय। मैं आपको एक बात और बताऊं कि उस समय भी कहीं ना कहीं जो अंग्रेजी शिक्षा कंसंट्रेट ही सारी चीज़ें हुआ करती थी। उस समय के शासनकाल में महारानी विक्टोरिया का जन्मदिन मनाया जाता था, लोगों को उनके प्रति श्रद्धा की भावना रखने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार की ढेर सारी चीज़ें उस समय हुआ करती थी। तो चलिए आगे चलते हैं मित्रों। वो क्या क्या बोलते हैं हंटर आयोग में क्या क्या चीज़ें, ज़रा मैं बता देता हूँ कि आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के साथ अन्य स्थानों पर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने को कहा। इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को महत्व देते हुए कहा कि प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा और उपयोगी विषय में हो तथा इसका नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को सौंपा जाए। उच्च शिक्षा संस्थानों के संचालन से सरकार को हट जाना चाहिए तथा इसके स्थान पर सरकार को कॉलेज के लिए वित्तीय सहायता तथा विशेष अनुदान निर्धारित करना चाहिए। इस आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। दोस्तों जो रेड कलर का आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं केवल वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जरा ये भी देख लीजिए आप जरूर कि हाई स्कूल में प्रवेश परीक्षाओं के अतिरिक्त व्यापारिक और व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करना, इसकी अनुशंसा के आधार पर प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा को पृथक कर दिया गया। एक बात दोस्तों बतानी और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उस समय अंग्रेज़ों ने कहीं के व्यावसायिक शिक्षा की भी बात की है, महिलाओं की शिक्षा की भी बात की है। देखिए भारत में गुरुकुल पद्धति में तो महिलाओं को लेकर के शिक्षा पहले से थी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वैदिक काल में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं तो उस समय दो प्रकार की महिलाएं हुआ करती। प्राइमरी स्कूल टीचर को सतोवधू बोला जाता था और हायर एजुकेटर जो हुआ करते उनको ब्रह्मवादिनी बोला जाता था। आचार्य स्वर्ण के अनुसार उन्होंने 33 विदुषियों के बारे में भी बताया है, वो मैं आपको कभी और बताऊंगा। तो ये ढेर सारी चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन देश में बाद में धीरे धीरे क्या एक संक्रमण का काल आया है मुग़ल शासन काल में, और उसके बाद तुर्कियों के आक्रमण, मुग़ल, फिर और भी ढेर सारी चीज़ें ऐसी उलट पलट हुई देश में कि
कहीं न कहीं महिलाओं की जो शिक्षा है वो बाधित हुई। खैर आगे जा कर के हम जा रहे हैं बात करने, किसकी बात हम जा रहे थे बात करने, हम हंटर आयोग की जा रही है बात करने। तो दोस्तों जो हंटर आयोग है उसमें महिलाओं और बच्चों की शिक्षा की तो बात की गई थी, लेकिन उन सब के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि उनको एक अच्छा मजदूर चाहिए था जो उनकी बातों को समझ सके। यदि आप औद्योगिक क्रांति को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे वहाँ पे जो छोटे बच्चे उनको ट्रेंड किया जाता था, उनको एक प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी ताकि वो संडे के दिन मशीनों में घुस करके उसकी अच्छी से सफाई कर सकें, और जो महिलाएं हैं वो भी उद्योगों में जा करके काम कर सके। किसके लिए काम कर सके? उनके लिए काम कर सके। चलिए आगे चलते हैं मित्रों, आगे जा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के बारे में बातें करने। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन के दौर ने राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। इसके साथ ही अन्य कई संस्थानों की स्थापना हुई, जिसमें से एक स्वतंत्रता के पश्चात जादवपुर विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में वीरभूमि जिले में स्थित है। यह शिक्षा केंद्र, जिसका मुख्य कार्य था राष्ट्रीय भाषाओं के विकास के साथ भारतीय परंपराओं एवं संस्कृति का प्रसार करना। दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं कि बंग भंग जो आंदोलन है ये भारतीयों के लिए किसी बहुत बड़ी त्रासदी से कम नहीं है, और भारत का एक जो टुकड़ा है वो कहीं ना कहीं अलग हो गया। भारतीय क्रांतिकारी जो गरम दल के जो लोग हैं उनके अंदर एक बहुत प्रकार का रोष जन्मा। लोकमान्य तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय, उनके जो ढेर सारे लाल बाल पाल जैसे ढेर सारे लोग, उनके अंदर एक बहुत बड़ा रोष पैदा हुआ। उन लोगों ने अंग्रेजी शासन का, अंग्रेजी वस्तुओं का विरोध किया। कहीं न कहीं जो चरखे की राजनीति है तभी से चालू होती है, और लोगों को ये लगा कि हमें अपने विश्वविद्यालय बनाने चाहिए। लोगों ने अंग्रेजी जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ है, उसका लोगों ने बहिष्कार किया बड़ी मात्रा में। तो लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, हमें भी अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज खोलने चाहिए। भारतीय लोगों को शिक्षित होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर का जो नाम है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना भी की। इसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें कब होती? 1905 के बाद होती है। आगे चलते हैं मित्रों, शैक्षणिक नीति की संकल्पना 1930। फरवरी 1913 में नवीन शिक्षा नीति संबंधी सरकारी संकल्प पारित किया गया, जिसमें निम्नलिखित बातें थी। क्या बातें थी, ज़रा हम उसके बारे में पढ़ रहे थे। प्रत्येक विद्यार्थियों को प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण एवं माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए निजी प्रयासों के महत्व पर बल दिया गया। ठीक है। वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के जारी रहने के कारण यह संकल्प क्रियान्वित नहीं हो पाए। दोस्तों इसमें जो ये रेड कलर की जो है ना, ये जो हाईलाइट की हुई जो चीज़ है, आप इसको पढ़ लेना। जो रेड फॉन्ट है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917। वर्ष सन 2013 में सरकार ने माइकल सैडलर के नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय की संस्थाओं का अध्ययन करने के लिए एक आयोग गठित किया। इस आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की। इंटरमीडिएट कक्षाएं विश्वविद्यालय से पृथक होनी चाहिए, यानी अलग होनी चाहिए। इंटरमीडिएट परीक्षाओं के संचालन के लिए माध्यमिक बोर्ड का गठन किया गया। दोस्तों इसमें ये रेड कलर की जो चीज़ें हैं ना, वही आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी जो चीज़ें आप उसको एक बार पढ़ ज़रूर लेना, नोट करना, आप नोट कर लेना। आगे चलते हैं। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय सैडलर आयोग भी कहा जाता है। चलिए कुछ और बातें इसके बारे में जान लेते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय में भारत सरकार की नियुक्ति से मुक्त कर बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम को डाला गया। ठीक है, यानी बीए में जैसा होता है, एक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़ते हैं ज़रा इसको आगे। और ये 12वीं से बिल्कुल अलग कर दिया, यानी स्कूलिंग को अलग कर दिया गया यूनिवर्सिटी से। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कुलपति नियुक्त किया जाए तथा एक अंतर विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। महिला शिक्षा पर बल दिया जाए और औद्योगिक एवं प्रशिक्षण से जुड़ी हुई समस्याएं के बारे के ऊपर बल दिया गया विश्वविद्यालय द्वारा सुलझाई जाएंगी। आयोग की अनुशंसा के आधार पर मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और हैदराबाद में विश्वविद्यालय तथा उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की गई। भारत सरकार अधिनियम 1999 के अंतर्गत शिक्षा को राज्य का विषय बना दिया गया तथा विश्वविद्यालयों के संचालन की जिम्मेदारी प्रांतों को दे दी गई। आज भी एजुकेशन जो है दोस्तों, एजुकेशन जो है स्टेट का भी पार्ट है और एजुकेशन का भी पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए।
तो यहाँ मैंने यही बात बताई है आपको। क्या बात बताई है मैंने कि स्टेट का पार्ट होना चाहिए। हाँ, ये मैंने भारत सरकार दी 1999 के अंतर्गत शिक्षा को राज्य स्तर का विषय बना दिया गया, उस टाइम बना दिया गया। अभी जो शिक्षा है वो केंद्र का भी पार्ट है और राज्य का भी पार्ट है। चलिए आगे जा रहे हैं, बात है हरटोंग समिति के बारे में पढ़ने। 1929 हरटोंग समिति 1929 में सरकार ने शिक्षा के विकास में रिपोर्ट देने के लिए फिलिप हरटोंग की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया। आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशों की प्रस्तुत की। प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को माध्यमिक स्कूल तक की ही शिक्षा दी जाए, इसके बाद उसे औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। दोस्तों ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि अंग्रेजी जो शासन काल है उसका एक ही उद्देश्य था कि उन्हें एक अच्छे मजदूर चाहिए, उन्हें एक अच्छे क्लर्क चाहिए थे, उन्हें वो बच्चे चाहिए थे जो कि लकड़ियों को काट करके स्लीपर्स बनाएं, ताकि अच्छा लकड़ियों को काट के स्लीपर्स बनाए। ये स्लीपर्स किस लिए हुआ करते थे? रेल की पटरी में जो बीच बीच में होता है ना ऐसे सीढ़ी नुमा, उसको स्लीपर्स बोलते थे, जिसके ऊपर अंग्रेजी जो रेलें हैं वो दौड़ाई जा सकें। उनको मशीनों में काम करने वाले लोग चाहिए थे जो उसमें जाकर तेल डाल सकें, उसकी साफ़ सफाई कर सकें। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान अंग्रेज़ों के अंदर कहीं ना कहीं उनके मन में इस प्रकार की चीज़ें थी। आगे चलते हैं। विश्वविद्यालय को सुधारने के प्रयत्न किए जाएं तथा उन्हें कुछ उच्च शिक्षा मिले जो उनके योग्य हों। समिति शिक्षा पर वर्ष 1935 में भारतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड CAB कैब की स्थापना की गई, जो वर्तमान में भी अस्तित्व में है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये है वर्धा शिक्षा योजना। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लेना, लिख लेना, हमेशा आपके काम आएगा ये। अच्छा, गांधी जी द्वारा हरिजन में शिक्षा, हरिजन एक पत्रिका हुआ करती थी, गांधी जी द्वारा हरिजन में शिक्षा पर लिखे एक लेख अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी द्वारा शिक्षा पर प्रस्तुत योजना के आधार पर मूल शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की गई। इस योजना की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं, जरा पढ़ लीजिए। 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो, ठीक है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी स्वावलंबी बन सके। छात्र को उनकी उच्च शिक्षा के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा मिले, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यह योजना लागू की गई थी। दोस्तों आपको ये याद करना है कि जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की जो बात है सबसे पहले बार गांधी जी ने की है, वर्धा अधिवेशन में की है, हरिजन नाम की पत्रिका में की है। गांधी जी ने 3H का कॉन्सेप्ट दिया अपने टाइम में। ये कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, नेट के एग्ज़ाम में पूछ देता है, या और भी जो DSSB के एग्ज़ाम में पूछ देता है, KV के एग्ज़ाम में पूछ देता है कि 3H का क्या मतलब है। तो गांधी जी ने जो 3H का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है। रुकिए मैं स्क्रीन के ऊपर शायद लिख सकता। हाँ, ये पेन ले ली मैंने। 3H ये गांधी जी का कॉन्सेप्ट है 3H का। 3H का क्या मतलब होता है? 3H का मतलब होता है हैंड, हर्ट और हैंड, हर्ट और हेड, सिर, दिल और हाथ। इन्होंने 3H की बात गांधी जी ने की कि ये किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, प्रत्येक भारतीय के लिए ये आवश्यक है यदि उसको अपना विकास करना है। आगे चलते हैं दोस्तों। सार्जेंट योजना 1944 में भारत अच्छा ये गांधी जी वाला याद करें ना आप लोग, हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आएगा। 3H तो आना ही आना, वो तो मैं भूल गया था इस स्लाइड में डालना, लेकिन दोस्तों आप इसको याद कर लेना, मैंने अभी बाहर से लिख दिया है। आपको और भी ढेर सारे सोर्स मिल जाएंगे, उसको आप देखते रहना हमेशा। चलिए सार्जेंट योजना के बारे में ज़्यादा बातें करने कि वर्ष 1944 में यानी 1944 में भारत सरकार ने शिक्षा सलाहकार जॉन सार्जेंट ने शिक्षा पर एक योजना प्रस्तुत की। इस योजना के मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं। देश में प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना किए जाएं। 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। 11 से 17 वर्ष के छात्रों के लिए 6 वर्ष की शिक्षा की व्यवस्था हो। और उच्च विद्यालय 2 प्रकार के हों, विद्या विधेयक और प्रविधिक एवं व्यावसायिक। दोस्तों यानी कि उनको एक ऐसी शिक्षा मिले जो उनके व्यवसाय में उनके काम आए, और दूसरी जो शिक्षा हो वो ऐसी हो जिसके अंदर वो अपने नैतिक मूल्यों का उत्थान कर सके। ऐसा सार्जेंट योजना के तहत 1944 में
ये बात बताई गई। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और बहुत ही जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये भी कंटिन्यू है दोस्तों। आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो स्टडी मेंटर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अगले वीडियो में मैं आगे की जो शिक्षा नीति है उसके बारे में मैं बात करूँगा। ये आज़ादी से पूर्व की थी, वो आज़ादी के बाद की रहेगी, वो भी 2 पार्ट्स में होगी। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।